जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, चाहे आप दोस्तों प्राइवेट हो, सरकारी हो या किसी भी तरह की सैलरी की इनकम आपको आती है, जब आपका पूरा साल खत्म हो जाता है, साल खत्म होने के बाद आपको फॉर्म 16 दिया जाता है। तो ये फॉर्म 16 क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आज आपको एक फॉर्म 16 को लाइव प्रैक्टिकली आपको एक एक डिटेल में बताने वाले हैं कि कहां पर कौन सी इनकम आती है। और दोस्तों, अगर आपकी ओवरऑल इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, या फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 4 लाख से ज़्यादा जाती है, तो ITR भरना आपके लिए मैंडेटरी है। चाहे आपका टैक्स या TDS ऑलरेडी कट गया हो, फिर भी आप ITR जरूर भरें, क्योंकि वहाँ पर आपको सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज या किसी तरह की कोई शेयर मार्केट की कोई भी और ट्रांजेक्शन आ रही है, तो वहाँ पर आपको उनको भी शो करना पड़ता है। दोस्तों, फॉर्म 16 से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, या आप बड़े ही रीजनेबल चार्जेस पर हमसे हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए फॉर्म 16 क्या होता है डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं फॉर्म नंबर 16। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आप ये देख सकते हैं, इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग सेल बने होते हैं। तो CPC बेंगलोर के अंदर एक TDS का सेल भी बना हुआ है, और एक ट्रेसेस होता है दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म TDS रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम है जो TDS का सारा डेटा मेंटेन करता है। और ये जो फॉर्म नंबर 16 आपको इस रूल के माध्यम से जारी किया जाता है, इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। वो दोनों हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके पास पार्ट ए नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि पार्ट बी के अंदर ही सारी की सारी मेन इनकम आपकी आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो मिल जाएगा। ये सेक्शन 203 के माध्यम से जारी किया जाता है। अगर आपको ये देख सकते हैं, पेंशन आ रही है या सैलरी आ रही है सेक्शन 192 में, या सेक्शन 194 के अंदर 75 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी देख सकते हैं। लास्ट अपडेटेड मतलब इस तारीख को इन्होंने फॉर्म नंबर 16 के अंदर लास्ट अपडेशन डाला था। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफाइड बैंक भी आता है, ये सेक्शन 194 के केस में आएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपका ABC लिमिटेड से कोई सैलरी आती है, तो उसका नाम, उसका एड्रेस और उसकी ईमेल ID आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉई, जिसको ये सैलरी मिल रही है, जिसका फॉर्म 16 है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह सारा का सारा यहाँ पर आ जाने वाला है। तो आपको इस आधार पर ही इसको रिकॉग्नाइज कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पेन ऑफ डिडक्टर। डिडक्टर कौन होता है? आपका एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी दे रहा है, उसके पैन कार्ड से हमें कोई ज़्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। 10 ऑफ डिडक्टर दोस्तों, 10 जो टैक्स अकाउंट नंबर होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इसके माध्यम से ही TDS की रिटर्न वगैरह जाती है। इसके बाद पेन ऑफ एम्प्लॉई, यहाँ पे आपका पैन कार्ड दिया जाएगा, और ये एम्प्लॉई रेफरेंस नंबर है इफ अवेलेबल, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा जरूरत इसकी नहीं होती है। अब दोस्तों, CIT क्या होता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS के एक अलग से कमिश्नर होते हैं, उनका एड्रेस आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो आप इनको लेटर लिख सकते हैं, आप इनके पास जाकर के विजिट कर सकते हैं। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला जो साल, फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 होगा, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 आपका यहाँ पे दिखने वाला है, लिखा जाने वाला है। अब यहाँ पे समरी ऑफ अमाउंट पेड जो आपको की गई है, उसकी समरी, और आपका कब कब कितना कितना TDS कटा है उसके बारे में बताया गया है। 4 क्वार्टर दोस्तों आपके यहाँ पे होते हैं। 4 क्वार्टर का मतलब हुआ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी जो TDS की रिटर्न भरी थी उनका सीरियल नंबर वगैरह आ जाएगा। आपका अमाउंट पेड, कितनी सैलरी आपको इन 3 महीनों में मिली थी, और कितना कितना TDS आपका, देखिए पहले क्वार्टर में नहीं कटा था, दूसरे में नहीं कटा था, तीसरे और चौथे में कटा था, टोटल आपका इतना TDS कट चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, आपको कोई बुक एडजस्टमेंट के थ्रू था या चालान के थ्रू था, यहाँ पर आपको ज्यादा टेंशन सोचने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आप टैक्स डिपॉजिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्टी, कितना कितना TDS आपका किस तारीख को किस BSR कोड से काटा गया है, क्या चालान का नंबर था, ये सारी की सारी डिटेल आपको, टोटल आपका TDS अल्टीमेटली उतना का उतना ही रहने वाला है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे वेरिफिकेशन, जिस व्यक्ति ने ये फॉर्म नंबर 16 जारी किया है उसका नाम, उसके फादर का नाम, और ये फाइनेंस मैनेजर थे, CEO थे, जो भी थे, कितना TDS काटा है, किस प्लेस में बैठ करके, किस तारीख को, उनकी क्या पोस्ट है, और यहाँ पे उनका क्या नाम आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे साइन अगर नहीं है तो लास्ट में डिजिटली साइन आपको
आपको मिल जाने वाले हैं। कुछ नोट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नीचे कुछ शॉर्टकट आपको जो यहाँ पे यूज किए गए एब्रीवेशन है, यू का मतलब अनमैच हो गया, पी का मतलब प्रोविजनल, एफ का मतलब फाइनल और ओ का मतलब ओवरबुक, मतलब ज़्यादा बुक हो चुका है। इस तरह से फोरम नंबर 16 का पार्ट ए आपने इसको देखा। अब आपको पार्ट बी की तरफ लेकर के चलते हैं। पार्ट बी देखने में सेम टू सेम लगेगा। यहाँ टीडीएस लिखा है, यहाँ ट्रेसेस लिखा है, फोरम 16 लिखा है। बस यहाँ पे आपको पार्ट बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं तो इसको तो देखे बिना ना भरें। सेम सर्टिफिकेट का नंबर, जो आपको सैलरी दे रहा है उसका नेम एड्रेस, आपका नेम एंड एड्रेस, आपको जो डिडक्टर है सैलरी देने वाले का पैन नंबर, टेन नंबर और यहाँ पे आपका पैन नंबर 1/4/24 से 31/3/25, असेसमेंट ईयर 25-26 और यहाँ पे जो कमिश्नर हैं जो टीडीएस के, उनका नेम और एड्रेस आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फॉर्म नंबर 16 का होता है, आप यहाँ पे एनेक्चर आई या 1 में भी देख सकते हैं, डिटेल ऑफ सैलरी पेड एंड अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड। यहाँ पे ए के अंदर वेदर ऑप्टिंग आउट टैक्सेशन 115 BAC 1, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, आपको पता होगा। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। फॉर्म नंबर 16 में आपको ओल्ड में रखा गया या न्यू में रखा गया है। अगर सिंपली यहाँ पे यस आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आईटीआर भी ओल्ड में भरनी है। अगर आप आईटीआर 1 भरना चाहते हैं या 2 भरना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप ओल्ड में भी जा सकते हैं, न्यू में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नो लिखा होता, इसका मतलब ऑप्टिंग आउट हम नहीं कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम से, हम न्यू में रह रहे हैं, तो दोस्तों आपका यहाँ पे ये न्यू टैक्स रिजीम माना जाता। अब यहाँ पे यस लिखा है तो इसका मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम है। आपको जो सैलरी मिलती है दोस्तों 3 पार्ट में मिलती है, 17(1), 17(2) और 17(3). तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे आता है और यहाँ डेटा कुछ आ सकता है। इन तीनों को मिला करके आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। तो तीनों की सैलरी आपने यहाँ पे चेक करी, देखी। इसके बाद में नीचे दोस्तों आपको कुछ भी अलाउंसेस वगैरह मिले हैं। स्पेशली कई बार तो अलाउंसेस का ये नाम भी दे देते हैं, ट्रैवल कंसेशन है, ये डेथ कम रिटायरमेंट है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, कैश इक्विवेलेंट, एचआरए की छूट, ये देखिए सेक्शन 10(13) में अगर आपने आपके एम्प्लॉयर को रेंट एग्रीमेंट या सारी की सारी डिटेल दे दी थी तो एचआरए की छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कोई अलाउंसेस वगैरह थे तो उनकी छूट भी आपको मिल जाने वाली है। नीचे जैसे आप आएंगे इसके बाद आप ये देखिए दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन। अब एनी अदर एग्जम्पशन में या तो आपका एम्प्लॉयर आपको बताएगा, अदरवाइज आप सिंपली आईटीआर में भी अदर एग्जम्पशन में ले सकते हैं और ये आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ये छूट लेने के बाद आपकी जो इनकम है वो इतनी रह जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड आ जाएगा। इसके बाद में 16(1)(I) के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी जो कि 50,000 की है। अगर आप यहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में होते तो आपकी 75,000 रुपये मिल जाती। ये 50,000 घटाने के बाद आपको 7,62,000 जितनी भी आपकी यहाँ पे अमाउंट आएगी वो शो हो जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम और एडमिसेबल लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे आपको पता होगा 2 लाख रुपए तक की छूट इंटरेस्ट पेड के तौर पर ले सकते हैं। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया है तो भी आप आईटीआर भरते समय इसकी छूट ले सकते हैं। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स ऑफर्ड फॉर टीडीएस, आपका सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी और इनकम आ रही है एज पर रूल आपको उनको बतानी चाहिए और यहाँ पे वो आ जाएगी। अगर नहीं बताते हो तो आप अपनी आईटीआर में खुद से भर सकते हो। इसके बाद में टोटल इनकम आपकी इतनी आ चुकी है। अब दोस्तों डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रेलेवेंट होने वाला है, मिलने वाला है। अदरवाइज सारा का सारा यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सेक्शन 80C के अंदर LIC ट्यूशन फीस वगैरह की इस व्यक्ति ने 2,03,000 रुपये की उनको डिटेल दी थी, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख की ही छूट मिलती है। 80CCC CCD1 और आप इनकी छूट मिलाकर के आपको पता होगा 1.5 लाख रुपए तक की छूट आप सेक्शन 80C CCC1 और CCD। अब इसके अलावा और भी इस तरह की कोई छूट आपने लेनी है, CCD1B के अंदर आपका कोई एडिशनल यहाँ पे था तो आप यहाँ पे 50,000 रुपये की छूट आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस आ गया। हर पेज पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, 10 ऑफ एम्प्लॉयर, पेन ऑफ एम्प्लॉई और किस साल का ये फॉर्म 16 है, ये सारा का सारा डेटा दिया जाने वाला है। इसके अलावा आपकी कोई और छूट है सेक्शन 80E के अंदर, 80CCH के अंदर, तो वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा 80G के अंदर आपने कोई डोनेशन दी, सेविंग का ब्याज दोस्तों 80TTA के अंदर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, आप ITR में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 10,000 रुपये तक की छूट आपको सेविंग के ब्याज में मिल जाने वाली है। तो जितनी भी डिडक्शन वगैरह थी आपने उनको बताया था वो छूट यहाँ पे वो दे देंगे।
करोगे ओवरऑल 1.5 लाख की छूट मिलने वाली है। 1.5 लाख में से घटाने के बाद 6,12,000 रुपए इनकम आपकी आ जाएगी। अगर ये आपकी इनकम 5 लाख तक होती तो आपका टैक्स हो जाता 0, लेकिन अब आपको 34,982 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स के ऊपर आपको पता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना होता है, तो इतना मिला करके 36,381 रुपए का टैक्स आपका बनेगा। अब दोस्तों इसके अलावा कोई और भी आपने डिक्लेरेशन वगैरह दी थी, यहाँ पे रिलीफ अगर एरियर आपको मिला था तो उसकी भी इनमें भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ITR भरते समय भी उस चीज़ की रिलीफ आप ले सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो फिर से दोस्तों आपको वही जिस व्यक्ति ने ये फॉर्म जारी किया है उसका नाम, उसके फादर का नाम, वो कौन से डिपार्टमेंट में है और उसको कहाँ बैठ करके किस तारीख को ये फॉर्म जारी कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपके फॉर्म 16 के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। फिर भी दोस्तों आपको आपका फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलती होगी? सैलरी की स्लिप मिलती होगी। ये भी नहीं मिलती है तो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती होगी। अगर आपको कैश के अंदर सैलरी मिलती है तो उनका टोटल लगाएं, अदरवाइज आप AIS TIS आपका TDS कटा है तो 26 AS में भी आपका डेटा शो हो जाएगा। उसके हिसाब से ही आपको ITR भरनी है ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए, किसी भी तरह का फेक और आप गलत रिफंड दोस्तों ना लें। जो जेन्युइन आपकी डिडक्शंस हैं उन्हीं की आपको छूट लेनी है। ITR 1 का फॉर्म तो आप सिर्फ सैलरी या पेंशन के मामले में भर सकते हैं, या अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए तक की इनकम हुई है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड के केस में आपको ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। इंट्राडे F&O के केस में आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो करेक्ट ITR का फॉर्म भरें। ITR भरने से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको रीजनेबल चार्जेस पर ITR भरवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।